हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या फिर किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपके किसी भी तरीके के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 20 से ज्यादा का लोगों का स्टाफ है, क्योंकि जब हम किसी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, लेबर कंप्लायंसेस को फॉलो करना होता है। लेकिन कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से या जानकारी के अभाव में हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार फाइनेंशियल लॉस भी झेलने पड़ते हैं और हमें पेनल्टीज को भी पे करना पड़ता है। तो मैं यहां पे इस वीडियो के तहत, इस वीडियो के जरिए मैं आपसे सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि जब कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस में आते हैं और आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं तो वो पर्टिकुलरली कुछ एक्ट के तहत, अलग अलग एक्ट हैं, उनके तहत आपके ऑफिस का वो सर्वे करते हैं, आपके ऑफिस का वो इंस्पेक्शन करते हैं। तो इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनमें मैं सबसे पहले जो नंबर 1 पे जो एक्ट आता है जिसके बारे में लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके ऑफिस का सर्वे करते हैं, जो कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, उसके तहत मैं आपसे पूरी डिटेल में बात कर चुका हूं। 4 वीडियोस के अंदर मैं उसकी पूरी एक एक जानकारी को, बारीक से बारीक जानकारी को मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पुराने वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे तो पर्टिकुलरली 6 एक्ट के बेसिस पे आपके ऑफिस का वो सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। मैं आपसे फिर से बता देता हूं कि कौन कौन से एक्ट हैं जिनके तहत वो आपके ऑफिस का सर्वे करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। नंबर 1 पर आता है आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर जिस एक्ट के तहत, जिस एक्ट के जरिए या इस एक्ट के वजह से वो आपके ऑफिस का सर्वे करेंगे, आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे, उसका नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3, जिस एक्ट के तहत वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे उसका नाम है बोनस एक्ट। नंबर 4, जिस एक्ट के तहत वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे उसका नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5, जिस एक्ट की वजह से वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे उसका नाम है मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट। एंड नंबर 6, लास्ट, जिस एक्ट के तहत आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया जाएगा लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा, वो है आपका चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इसका हम डिटेल में 4 वीडियोस के तहत आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। सेकेंड, हम जो बात कर रहे हैं एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में। एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी 3 वीडियोस में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। यहां पर हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप एक चीज और भी सोच रहे होंगे कि मैं यहां पे क्यों एमपी शॉप की बात कर रहा हूं, क्या पूरे इंडिया के अंदर सब जगह पर ये एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, एप्लीकेबल होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये मैंने, चूंकि ये वीडियो में यहां से आपका मध्य प्रदेश से बना रहा हूं तो इसीलिए मैंने यहां पर इसको एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहां पे ये आंध्र प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट
एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा, हो सकता है कि आप केरला से बिलोंग करते हैं तो ये केरला शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा, या हो सकता है कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। ऑल्दो मेरी जानकारी के हिसाब से मोर और लेस सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेम ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन, थोड़ा बहुत चेंजेस इसके अंदर हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई इसके अंदर चेंजेस हैं, कुछ है, तो अपने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिल करके इसके बारे में क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में तीसरा बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट। तो इनके बारे में भी मैं फ्यूचर वीडियोस के अंदर पूरा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो आगे देखते हैं। तो जब कभी लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, कोई भी इंस्पेक्टर आपके ऑफिस का सर्वे करने आते हैं तो एज पर एक्ट, जिस एक्ट के तहत वो आपके ऑफिस का सर्वे कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो वो उस एक्ट के तहत इस तरीके का एक फॉर्म आपको देकर के जाते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं कि वो किस तरीके का फॉर्म होगा, इस फॉर्म के अंदर क्या क्या डिटेल्स होंगी, ये हम पूरी जानकारी यहां से लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर आपका क्या दिया होगा कि निरीक्षक का नाम, यानी कि जिस इंस्पेक्टर ने आपके ऑफिस का सर्वे किया है, इंस्पेक्शन किया है, उनका नाम होगा। जिस डेट में इंस्पेक्शन किया गया है वो डेट डाली जाएगी, जिस टाइम पर इंस्पेक्शन किया गया वो टाइम, और जिस स्थान पर किया गया है वहां स्थान का नाम। हो सकता है कि ये जैसे मैं वीडियो भोपाल से बना रहा हूं तो यहां पे ये भोपाल में अगर ये इंस्पेक्शन होता है तो यहां पे वो भोपाल डाल करके जाएंगे। यहां पर उस एक्ट का नाम जरूर से होगा कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958। उसके बाद में यहां पे डिटेल होगी कि जो आपके ऑफिस का, जो भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी आपका बिजनेस है, उनका नाम क्या है, किस नाम से आपके बिजनेस रन कर रहे हैं और उसका एड्रेस क्या है। इसके अलावा यहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी और उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जो भी अवेलेबल मोबाइल नंबर होगा वो यहां पे डिटेल डाली जाएगी। जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, जैसा कि मैं इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। तो यहां पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाएगा, और जिस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं तो यहां पे कार्य का स्वरूप, यानी कि जो बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस है, वो यहां पर डाला जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर आप किसी ऑफिस को रन कर रहे हैं तो वो यहां पे सिंपल ऑफिस डाल देंगे, ठीक है। या हो सकता है कि कोई आपका सपोज कीजिए कि कोई आपकी शॉप है तो वो यहाँ पे शॉप डाल देंगे। हो सकता है कि कोई अम्यूजमेंट पार्क है, कोई थिएटर है, तो वो यहाँ पे पूरी डिटेल डाल देंगे। उसके बाद में वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर कौन है, उनका नाम, उनका एड्रेस दिया जाएगा। उनके जो भी प्रमुख नियोजक हैं उनका नाम और एड्रेस होगा। मोर और लेस ये दोनों सेम ही रहते हैं। इसके बाद में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं टोटल मिलाकर के, क्योंकि मेल और फीमेल वर्कर अलग अलग हो सकते हैं, तो यहां पे दोनों का अलग अलग नंबर डाला जाएगा। सपोज कीजिए कि आपके पुरुष जो है 40 हैं और महिला जो है सपोज करिए कि आपकी 50 है, तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया 90। तो यहां पर ये टोटल नंबर भी डाला जाएगा। उसके बाद में जो जिस समय पर वो इंस्पेक्टर आपके ऑफिस का सर्वे करने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है कि उस समय पर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर है, जो मालिक है, वो अवेलेबल ना हो, तो वो जो इंस्पेक्शन हो रहा है वो किसी अन्य पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में हो रहा है। हो सकता है कि कोई ब्रांच मैनेजर हो, कोई और मैनेजर हो, या कोई और अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं जिनकी प्रेजेंस में ये इंस्पेक्शन किया जा रहा है, तो उनका नाम यहां पर दिया जाएगा। वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस पोस्ट पर है वो पोस्ट यहां पर दी जाएगी कि उनकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा सर्वे किया गया, पूरा इंस्पेक्शन किया गया ऑफिस का अकॉर्डिंग टू एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अब यहां पे एक और चीज दी जाएगी सॉरी दोस्तों, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग किस ईयर से है। सपोज कीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग है, मान लेते हैं कि 1958 से, तो यहां पे 1958 लिख दिया गया, 2000 से है, ये 2010 से है, जो भी हो गई। और जिस समय पर उन्होंने इंस्पेक्शन किया वहां पे आपके कितने कर्मचारी कार्यरत पाए गए, मतलब उस समय पर कितने लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि टोटल 90 था, तो हो सकता है कि यहां पर आपके 80 लोग अवेलेबल हैं, बाकी के 10 लोग हो सकता है कि वो छुट्टी पर हो, लीव पर हो, ठीक है। तो इस तरीके का ये पूरी डिटेल्स यहां पर डाली जाएगी। इसके बाद में आगे देखते हैं कि यहां पे बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया, उसके बाद में फिर 10 तक। तो एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो ऑफिस का सर्वे किया जाएगा इन 10 मतलब 9 + 10 यानी कि 19 पॉइंट के बेसिस पर किया जाएगा। तो दोस्तों समझिए कि इस सारे के सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग एक सिंगल वीडियो के अंदर ये पॉइंट को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने सारे के सारे नियमों को अच्छी तरीके से अलग अलग समझाने के लिए मैंने आपके सारे के सारे वीडियो अलग अलग पॉइंट वाइज बनाए हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात कर चुके हैं, पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में डिटेल में बात करेंगे।
लास्ट में जब ये पूरा का पूरा सर्वे होता है, इन सारे के सारे 19 पॉइंट के अकॉर्डिंग जब ये सर्वे होगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे वो पूरा सर्वे करने के बारे, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद में वो क्या करेंगे, आपके यहां पे सिंपली जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए यस, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए नो, कहीं पर यस कहीं पर नो, ऐसे करके वो पूरा का पूरा फॉर्म आपका फिल करके आपके हाथ में दे करके जाएंगे। ठीक है, यहां पे जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, होता क्या है कि जैसे 19 पॉइंट है कि हमको तो ऐसा लगता है कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कई बार कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे चूक भी हो जाती है, हम उससे मिस भी हो जाते हैं। एक सिंपल सा बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑफिस का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। आपने बिल्कुल ठीक है कि आपने अपने जब बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने अपने ऑफिस का रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेबर डिपार्टमेंट से आपके पास में आ गई, उसको आपने उठा करके संभाल करके अपनी फाइल में रख लिया। अब जब वो इंस्पेक्टर सर्वे करने के लिए आते हैं तो आपके ऑफिस के एक प्रेमाइसिस में आपके किसी पर्टिकुलर वॉल पे या किसी नोटिस बोर्ड पे उस सर्टिफिकेट को नहीं देखते हैं, तो आपने एक रूल का वायलेशन कर दिया, क्योंकि उनके एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग वो आपका सर्टिफिकेट एक विजिबल प्लेस पे लगा हुआ होना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि हमारी जानकारी का अभाव था, हमें पता ही नहीं था कि हमें इस सर्टिफिकेट को किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी वॉल पर, किसी नोटिस बोर्ड पर लगा के रखना है। तो सिंपल सी बात है, अब पुराने वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूं कि हमें ऐसा करना है, तो शायद आगे से फ्यूचर में आप इस पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब ये पूरा का पूरा फॉर्म लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपका फिल करते हैं, लास्ट में यहां पर उपरोक्तानुसार उल्लंघन के संबंध में, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से बाई चांस अनोइंगली अनोइंगली कोई ना कोई रूल का वायलेशन हो ही जाता है, तो फिर वो आपको क्लैरिफिकेशन के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि आपको विद इन 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज के अंदर आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में आकर के अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में अपने क्लैरिफिकेशन को सबमिट करना है। तो जब वो क्लैरिफिकेशन सबमिट करते हैं तब जाके चीजें क्लियर होती हैं। जब ये पूरा सर्वे कर लेंगे तो जिस ऑफिसर ने, जिस इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन किया है, उनका सिग्नेचर यहां पर होंगे। इसके अलावा आपके कंपनी की, आपके ऑफिस की एक पर्टिकुलर सील यहां पे लगाई जाएगी, और जिन पर्टिकुलर सज्जन के प्रेजेंस में ये इंस्पेक्शन किया गया था उनके भी सिग्नेचर यहां पर लिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करके तो जब ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में इस फॉर्म की एक कॉपी आपको दी जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है, और एक कॉपी वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी खुद अपने पास में रखते हैं। आगे समझते हैं यहां पे। चलिए आगे बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है? पंजीयन प्रमाण पत्र में समयावधि में परिवर्तन, धारा 7 नियम 7 के तहत। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको चेंजेस करवाने हैं। अगर किसी भी तरीके का आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज हुआ है, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेंज हुए हैं, एड्रेस चेंज हुआ है, ऑनर का नाम चेंज हुआ है, तो वो आपको यहां पर शो करना जरूरी है। सो चेंजेस ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड, यानी कि जिस समय पर आपके रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी पीरियड चल रहा है, उस समय पर जो इंफॉर्मेशन आपने शुरुआत में और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी थी, उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है तो वो आपको उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 7 एंड रूल 7, तो सेक्शन 7 और रूल 7 के अकॉर्डिंग ये आपको चेंजेस को बताना जरूरी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमसे क्या कहता है, समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। सो अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958, तो एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग इट मैंडेट्स, ये आपको बाध्य करता है, ये आपके लिए कंपलसरी करता है, ये आपके लिए जरूरी करता है दैट एन एम्प्लॉयर, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, मस्ट इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है टू द इंस्पेक्टर। किसको इन्फॉर्म करना है? इंस्पेक्टर को। लेबर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, लेबर डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं, उनको बताना जरूरी है विद इन 7 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर। दोस्तों याद रखिएगा, 7 दिनों के अंदर, डेज ऑफ एनी चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन, कि किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के अंदर कोई परिवर्तन होता है तो वो आपको लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, इंस्पेक्टर को जाकर के बताना जरूरी है। प्रोवाइडेड रिगार्डिंग देयर एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग
डिटेल्स लाइक वर्किंग आवर्स, किस तरीके की डिटेल्स हो सकती हैं जिनके बारे में इंफॉर्म करना जरूरी है अगर उनमें किसी भी तरीके का चेंजेस हुआ है, कब से, जिस समय पर आपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराया था और उस समय जो इंफॉर्मेशन आपने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी थी उससे लेकर के आज तक में अगर किसी तरीके कोई चेंज हो रहा है, जैसे कि आपके वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय डिटेल्स जैसे कि एम्प्लॉय का नंबर चेंज हो गया, आपके यहां पर मेल फीमेल का नंबर अगर चेंज हो रहा है तो भी जाके आपको इंफॉर्म करना जरूरी है लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सपोज कीजिए कि पहले 80 एम्प्लॉइज थे, अभी आपके बढ़ करके आपके 100 एम्प्लॉइज हो गए, या पहले आपके 80 एम्प्लॉइज थे घट करके आपके 60 हो गए या 50 हो गए, तो ये भी जाकर के आपको लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बताना जरूरी है। एज स्टेटेड इन द इनिशियल रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आपने पहले शुरू में जिस समय पर रजिस्ट्रेशन कराया था वहां जो डिटेल आपने सबमिट की थी, सपोज कीजिए कि आपका पहले जो एस्टेब्लिशमेंट था, सपोज कीजिए कि किसी जगह पर मान लिया XYZ प्लेस पर था, अब वो प्लेस बदल करके क्या हो गया, ABC प्लेस हो गया है, तो आपको जाकर के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताना पड़ेगा कि भैया मेरा ये एड्रेस जो है चेंज हो गया है, ये XYZ से बदल करके अभी ये ABC हो गया है। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 6 के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन आपने शुरुआती दौर में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी थी, अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन होता है तो जाके आपको बताना जरूरी है। एसेंशियली रिक्वायरिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन देनी है। सपोज कीजिए कि आज आपने किसी तरीके का चेंज किया है, सपोज कीजिए आज की तारीख में मान लेते हैं कि आज कोई पर्टिकुलर डेट है 31 मार्च है मान लेते हैं, और आज आपने अपने एड्रेस को चेंज किया और आप कहें कि मैं जून में जाकर के उनको बताऊंगा लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को या जुलाई में बताऊंगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आपको 31 मार्च में अगर आपने चेंज किया है तो 7 अप्रैल तक जाकर के आपको इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है कि भैया मेरे एड्रेस के अंदर ये चेंज हो गया है। टाइमली इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, वो किसी भी तरीके का कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है, ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशंस टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज, और किसको देना है, रिलेवेंट अथॉरिटीज को देना है। ऑब्वियस ही बात है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जाकर के इसके बारे में इंफॉर्म करना है, और जो भी लेबर इंस्पेक्टर्स हैं उनको जाकर के ये टाइमली इंफॉर्मेशन आपको देनी है। अब इस रजिस्ट्रेशन के बारे में की पॉइंट्स क्या हैं, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ द चेंजेस, यानी कि जिस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं उसका आपको नोटिफिकेशन देना है। एम्प्लॉयर्स मस्ट नोटिफाई, यानी कि जो एम्प्लॉयर हैं उनको नोटिफाई करना जरूरी है टू द इंस्पेक्टर अबाउट एनी चेंजेस इन देयर एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स विद इन 7 डेज। इसको मार्क कर लीजिएगा कि जब भी चेंज होते हैं उसके 7 दिन के अंदर आपको इंफॉर्म करना जरूरी है ऑफ द चेंज अकरिंग। इंफॉर्मेशन टू बी अपडेटेड, किस तरीके की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, सो दिस इंक्लूड्स द चेंजेस टू द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। तो यहां पे एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है तो वो आपको अपडेट करना है, जैसे कि आपके वर्किंग आवर्स हो गए या फिर बिजनेस ऑपरेशंस हो गए, या सपोज कीजिए कि आपने नेचर ऑफ बिजनेस को भी चेंज किया है तो उसको भी आपको इन्फॉर्म करना है, या वर्किंग आवर्स चेंज हुए हैं वो भी इन्फॉर्म करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेंज हुए हैं, या किसी भी और तरीके का कोई आप सिग्निफिकेंट चेंज कर रहे हैं तो वो सब आपको लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जाकर के बताना कंपलसरी है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस एक सिंपल सा है, पर्पस है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनके कंप्लायंसेस को ध्यान में रखते हुए इंश्योर एक्यूरेट रिकॉर्ड, कि सबसे पहली बात तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेटेड रहने चाहिए। सपोज कीजिए कि आज आपने किसी तरीके का चेंज किया है, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आपने नहीं बताया, और अब जब आपने चेंज किया उसके बाद में इसी दौरान किसी लेबर डिपार्टमेंट से आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन हो गया और आपके उन डिटेल्स के अंदर किसी भी तरीके का चेंजेस निकले, तो फिर कहीं ना कहीं आपने रूल्स का वायलेशन किया और फिर उस रूल के वायलेशन में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी में जरूर आ जाएंगे। तो इसीलिए आपके रिकॉर्ड्स जो है वो एक्यूरेट रहने चाहिए एंड कंप्लायंस विद द शॉप, और जो आपके कंप्लायंसेस है विद द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी कि जो हमारा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहता है उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस चीज को एश्योर करने के लिए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये रूल को लाया गया है। कीपिंग द इंस्पेक्टर अपडेटेड एनी मॉडिफिकेशन टू द बिजनेस, कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके का चेंज कर रहे हैं, तो आपके लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं, आपके उस चेंज के बारे में अपडेटेड रहने चाहिए। अब यहां पे ये चेंजेस किस तरीके से आप इंफॉर्म करेंगे, तो इसके लिए आता है एक फॉर्म डी। तो फॉर्म डी क्या कहता है, इन द मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 फॉर्म डी रेफर्स टू अ नोटिस ऑफ चेंज। तो ये आपका एक फॉर्म डी जो है वो आपके चेंजेस का एक नोटिस है
फॉर्म दैट मस्ट बी सबमिटेड। तो ये फॉर्म आपको सबमिट करना है किसको? टू द लेबर डिपार्टमेंट। यानी कि जिस भी तरीके का कोई चेंज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है तो वो चेंज आप इस फॉर्म डी में फिल करके, अभी ये फॉर्म डी को भी मैं आपको इसको शो करूंगा कि किस तरीके का पूरा फॉर्म होता है, किस किस डिटेल को आपको इसमें फिल करना होता है। तो ये आपको विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आपको लेबर डिपार्टमेंट को सबमिट करना है वेन एवर देयर आर चेंजेस टू द डिटेल्स ऑफ अ रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट, कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट आपका है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन इनिशियली आपने प्रोवाइड की थी उसके अंदर किसी भी तरीके का अगर कोई चेंज आ रहा है तो ये आपको लेबर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। सच एज एड्रेस, हो सकता है कि आपकी ऑफिस किसी और पर्टिकुलर एड्रेस पे चल रही हो, अभी आपने एड्रेस चेंज कर लिया तो वो भी आपको बताना है। आपके जो ऑनर हैं वो सपोज कीजिए कोई मिस्टर एक्स थे बट अब वो उसके ऑनर मिस्टर वाई हो गए, ये भी आपको बताना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग, तो जितने भी आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनका नंबर अगर चेंज हुआ है तो ये भी बताना है। वर्किंग आवर्स चेंज हुए हैं वो भी आपको बताना है। एसेंशियली नोटिफाइंग द अथॉरिटीज अबाउट एनी सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशंस टू द बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन के अंदर किसी भी तरीके का कोई ऑल्टरेशन हो रहा है तो ये फॉर्म डी के अकॉर्डिंग फॉर्म डी में फिल करके आपको उस लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के सबमिट करना है। और याद रखिएगा दोस्तों, बात कर रहे हैं विद इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर ये फिल करना है, नॉट लेटर देन दैट। अब इस फॉर्म डी के बारे में की पॉइंट्स क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस सिंपल है कि हम किसी भी चीज को क्या हम वर्बली उसको बताएंगे लेबर डिपार्टमेंट को जाके कि हमारे कंपनी के अंदर पहले 50 एम्प्लॉय थे अब बढ़कर के 70 हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको देते हैं, प्रॉपर फॉर्म में बढ़ के देते हैं। तो वो फॉर्म क्या है? फॉर्म डी है। तो उसका पर्पस क्या है? टू इन्फॉर्म द लेबर इंस्पेक्टर, कि लेबर इंस्पेक्टर को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं अबाउट चेंजेस मेड टू द रजिस्टर्ड डिटेल ऑफ अ शॉप एंड और एस्टेब्लिशमेंट, कि हमारी जो बिजनेस है उसके अंदर किस तरीके का कोई भी चेंज हुआ है उसके बारे में हम अपनी उस लेबर डिपार्टमेंट को क्या कर रहे हैं, उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं। व्हेन टू यूज, अब इसको यूज कब करेंगे? क्या हर रोज हमें फॉर्म सबमिट करना? नहीं। सो व्हेन एवर, समझिएगा, व्हेन एवर, जब भी कभी देयर इज अ चेंज इन द इंफॉर्मेशन, कि कभी भी मतलब उस समय पर ही आपको यह फॉर्म डी सबमिट करना है लेबर डिपार्टमेंट को जिस समय पर कोई चेंज हो रहा है। इनिशियली प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, की शुरुआत में जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया था उस समय पर जो हमने डिटेल सबमिट की थी लेबर डिपार्टमेंट को, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है तो उस कंडीशन में आपको विद इन 7 डेज, यानी कि जब भी चेंज हुआ उसके 7 दिन के अंदर आपको लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इसको इन्फॉर्म करना है। लाइक एड्रेस, ऑनर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वर्किंग आवर्स एटसेट्रा। ये सब चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं पूरे के पूरे वीडियो के अंदर। Who submitted? अब इसको सबमिट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो कंपनी के मालिक होंगे, कंपनी के जो मैनेजर होंगे वो सबमिट करेंगे। सो ऑनर और द मैनेजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वो सबमिट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वेयर टू सबमिट, सबमिट कहां करना है? तो लेबर डिपार्टमेंट को करना है। सो कंसर्न लेबर डिपार्टमेंट ऑफिशियल, कि जो उसके अधिकारी हैं आपके क्षेत्र के, उनको जाकर के ये फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म डी कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो देखिए यहां पे फॉर्म डी सी रूल 7 नोटिस ऑफ चेंजेस, सीधे सीधे बता रहा है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी तरीके का कोई चेंज हो रहा है उसका नोटिस है। हम इन्फॉर्म कर रहे हैं लेबर डिपार्टमेंट को कि हमारी कंपनी के अंदर हमारा एड्रेस चेंज हुआ है, ऑनर चेंज हुए हैं, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स चेंज हुए हैं या नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेंज हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन मार्क एंड द नंबर, कि आपके ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो यहां पे फिल करेंगे। किसको जा रहा है ये? इंस्पेक्टर अंडर एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है। तो यहां पे पूरी डिटेल दी गई है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द फॉलोइंग चेंज हैज टेकन प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉरवर्डेड टू यू इन द फॉर्म ए। इनिशियली जब आपने फॉर्म ए के अंदर जो डिटेल सबमिट की थी उसके अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज फॉरवर्डेड हियर विद, तो यहां पे आपने पुराना वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगा के रखा है, टू बी रिटर्न आफ्टर रिकॉर्डिंग द नेसेसरी चेंजेस। तो जब आप ये पूरे के पूरे चेंजेस को अपने रिकॉर्ड्स में चेंज कर लें, अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट कर लें, उसके बाद में इस फॉर्म को, अपडेटेड फॉर्म को आपको रिटर्न करना जरूरी है। अब यहां पे अपने चेंजेस बता सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपने लिखा यहां पे कि जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, तो आपने बताया कि पहले वर्किंग आवर्स हमारे ये थे, अभी हमारे वर्किंग आवर्स ये हो गए हैं, या हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चेंज हो गए हैं, या फिर सपोज कीजिए ऑनर चेंज हो गया है, या एड्रेस चेंज हो गया है, या सिंपल एक ही चेंज हो सकता है, या मल्टीपल चेंज हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है किस प्लेस से आपने किया है, किस डेट में, ये डेट डाल करके, और यहाँ पे आपको अपने कंपनी की जो सील है और अपने जो ऑनर हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, मैनेजर हैं, उनके सिग्नेचर यहाँ पर किए जाएंगे। ये इस तरीके का फॉर्म डी फिल करके आपको लेबर डिपार्टमेंट में सबमिट करना है चेंज होने के 7 डेज के अंदर।
तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, फिर भी इसके अंदर किसी भी तरीके का स्टेट टू स्टेट पॉइंट वाइज आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग हो सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अपने स्टेट के जो लेबर डिपार्टमेंट है वहां के उनके अधिकारियों से मिलकर के इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक बार क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपकी सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको सॉल्व कर सकूं। फिर भी अगर कोई किसी तरीके की और कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई भी आपका कोई और क्वेरी रह जाती है, तो हमारी एक पूरी की पूरी टीम है, उस टीम को आप ईमेल के जरिए आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं legal@pabli.com। इस पर आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं, हमारी टीम रिवर्ट बैक करेगी और आपकी इस क्वेरी को पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि वो लोग भी इस सारी की सारी जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसका वो लाभ उठा सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी और तरह की क्वेरी रहती है तो अपनी हमारे को बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारी लीगल टीम पर लिख सकते हैं legal@pabli.com। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मिलते हैं इसी तरह की एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।